गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सबका हमारे यूट्यूब चैनल इकरा स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी हमारी भारत की भौतिक उचावच। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है वह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से यह पहले स्थान पर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा इंडिया आज जितना खूबसूरत, जितना प्यारा चतुर्भुजाकार दिख रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% भाग में अवस्थित है, यह हमारा भारतवर्ष आखिर कैसे पैदा हुआ, हमारी भारतीय भूखंड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जिस समय हमारी सोलर सिस्टम की ओरिजिन हुई थी, और चूंकि हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत ही हमारी पृथ्वी भी आती है, हमारी जो अर्थ है वो भी एग्जिस्ट करती है हमारी इसी सोलर सिस्टम में। तो मैं उस जमाने की, उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय बिग बैंग के पश्चात हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया, जिसमें हमारी अर्थ भी एक थी। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जिस समय बिग बैंग थ्योरी के तहत ब्रह्मांड का महाविस्फोट हुआ था, उस समय जितने भी हेवनली बॉडी थे धीरे धीरे वह एक शेप ले रहे थे। उसी में हमारी यह पृथ्वी भी थी, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा। हमारी यह पृथ्वी उस समय बिल्कुल गर्म थी, तप थी, पिघली हुई अवस्था में थी, जैसे कोई पिघला हुआ मैग्मा होता है उस अवस्था में थी। और हमारी पृथ्वी समय के साथ साथ धीरे धीरे अब ठंडी हो रही थी। इसी ठंडी होने के क्रम में हमारी पृथ्वी पर कुछ भूखंड ऊपर उभरा, कुछ भूखंड नीचे की तरफ धंसा। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ कि यह हमारी जो पृथ्वी है, जब धीरे धीरे यह ठंडी होनी शुरू हुई तो उस कंडीशन में ठंडे होने के बाद उभरा हुआ भाग हमारा पैंजिया बना। पैंजिया का मतलब होता है, पैंजिया एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशाल महाद्वीप, सुपर कंटिनेंट। तो यह एक सुपर कंटिनेंट था जिसको कि अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी पुस्तक में इस विशाल भूखंड का नाम दिया था पैंजिया। यानी कि यह हमारी पृथ्वी पर बनने वाला यह पहला एक विशाल द्वीप था। द्वीप का मतलब यह होता है कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, सराउंडेड बाई वाटर हो। तो अगर आकार में छोटा हो तो उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं, उसको द्वीप कहते हैं। लेकिन अगर उसका आकार बहुत बड़ा हो तो उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। और अगर कॉन्टिनेंट कई आपस में मिले हुए हो तो उसे विशाल महाद्वीप कहते हैं, सुपर कंटिनेंट कहते हैं। और उसी सुपर कंटिनेंट को, विशाल महाद्वीप को, जर्मन भाषा में पैंजिया के नाम से पुकारा जाता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा। अब चूंकि यह पैंजिया चारों तरफ से विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जैसा कि आप ब्लू डॉटेड जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली में सुपर ओशियन था, विशाल महासागर था। और इसी विशाल महासागर से यह पैंजिया घिरा हुआ था। इसी विशाल महासागर को जर्मन भाषा में पैंथालासा के नाम से पुकारा जाता है, यानी यह नामकरण जर्मन भाषा में दिया गया है, और जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में दिया। इसमें देख रहे हैं कि जितने भी आज की डेट में हमारे कंटिनेंट हैं वे सब के सब आपस में जुड़े हुए थे, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिका हो, एशिया और यूरोप का भाग हो जिसको यूरेशिया कहते हैं, और यहां तक कि हमारा पेनिनसुला इंडिया है यह भी इसमें शामिल था। अब इस पैंजिया में दरार पड़ती है, हमारा पैंजिया दो भागों में बंट जाता है। इसका जो उत्तर वाला भाग है जिसमें नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं और यूरेशिया देख रहे हैं,
तो यह इसका नॉर्दर्न पार्ट होता है और इसका नाम रखा गया अंगारा लैंड, लॉरेशियन लैंड। और दक्षिण वाला जो भाग है जिसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। और इसको विभाजित करने वाली जो सागर थी उस सागर को टेथिस सी यानी टेथिस सागर के नाम से पुकारा गया। यानी हमारी पृथ्वी के धरातल पर बनने वाली जो पहले सागर थी उसका नाम था टेथिस सागर। यानी सबसे प्राचीनतम सागर कोई था तो वह टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर ने हमारे पैंजिया को दो बराबर भागों में बांट दिया। उत्तरी भाग नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया के रूप में सामने आया जिसको हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं। और इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, यानी उस गोंडवाना लैंड में अफ्रीका शामिल, उस गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका शामिल, उस गोंडवाना लैंड में हमारे इंडिया शामिल, उस गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया शामिल, उस गोंडवाना लैंड में अंटार्कटिका शामिल। अब चूंकि यह जो हमारा इंडिया है इसी गोंडवाना भूखंड का अभिन्न अंग है और इसी से वो क्या होता है, इसी से जो है ये हमारा देखिए कि हमारा जो इंडिया है यहाँ पहले जुड़ा हुआ था, ये यहाँ से संचलित होना शुरू होता है। वह इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो है कि संचलित होता है और संचलित होने के बाद अपनी जगह से यानी अफ्रीका से ये अलग होकर यह अपना आज का पोजीशन लेता। और यह जो पोजीशन आप देख रहे हैं यह एक्चुअली में यही पोजीशन है। देखिए यह जो आप व्हाइट कलर में व्हाइट शेडिंग में दिखाए गए ये टेथिस सी है। उस समय अभी हमारा हिमालय पर्वत नहीं बना हुआ था बल्कि ये हमारा पेनिनसुला इंडिया है, प्रायद्वीपीय भूखंड है। और एक्चुअली में भारत का अगर सबसे प्राचीनतम भूखंड की अगर बात आती है तो सबसे प्राचीनतम भूखंड अगर कोई है तो हमारा यही पेनिनसुला इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत के निम्नलिखित दिए गए उच्चवचों में सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है तो वह है प्रायद्वीपीय भारत और यही पेनिनसुला इंडिया है। पेनिनसुला का मतलब होता है कि वैसा भूखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, वैसे भूखंड को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं या पेनिनसुला कहते हैं। जबकि आइलैंड को मैंने क्या बताया, जो चारों तरफ से सराउंडेड बाई वाटर हो तो वो आइलैंड होता है, द्वीप होता है। लेकिन ये प्रायद्वीप है यानी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर और तीसरी तरफ जो है हिंद महासागर। यानी आप देख सकते हैं कि यहां से ये संचलित होकर कहां पहुंचता है, या आज हमारा जो भारत है तो वह भारत का रूप लेता है लेकिन अभी पूरी तरह से रूप नहीं लेता है क्योंकि इसके उत्तर में आज भी उस समय जो है यह टेथिस सागर प्रवाहित हो रही थी। और इस तरह से आप देखेंगे कि इसके बाद ये टेथिस सागर को यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए कि टेथिस सागर को यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, इसके पश्चिम में अरब सागर और इसके दक्षिण में जो है कि हिंद महासागर का यह जो एरिया, देखिए ये हिंद महासागर का एरिया है नीचे की तरफ। अब चूंकि यहाँ पर ये हिंद महासागर है, यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी है, यह जो है कि आपका अरब सागर है, यह जो है कि टेथिस सागर है। आप देख रहे हैं ये टेथिस सागर है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो भारतीय भूखंड है ये एक्चुअली में हमारा भारतीय भूखंड क्या है, यह हमारा भारतीय भूखंड प्लेट है जिसको हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के तहत हमारा भारतीय भूखंड भी शामिल है, इंडियन ओशियन भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया का भाग भी शामिल है। इसलिए इसको समग्र रूप से हम लोग कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और अगर देखेंगे इसके उत्तर की तरफ तो यूरेशियन प्लेट। अब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ ये आ रही हैं, टकरा रही हैं और टकराने के क्रम में इसी टेथिस सागर में संकुचन होगा। चूंकि टेथिस सागर बहुत गहरी सागर थी लेकिन समय के साथ साथ इसमें सेडिमेंटेशन होने की वजह से टेथिस सागर भरता चला गया और भरने के बाद जब दोनों तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराना शुरू हुआ तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं माय डियर कि ये हमारा क्या है, ये एक तरफ से हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा रहा है, देखिए ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और दूसरी तरफ यहाँ पर यूरेशियन प्लेट आ रहा है। और ये दोनों जो प्लेट है
तो दोनों प्लेटें आपस में क्या हो रही है, ये टकरा रही है, और टकराने के बाद आप देख रहे हैं कि ये टकराने के बाद यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो रही है। चूंकि मैंने कहा कि यहाँ पर कोई सागर थी, जिस सागर का नाम था टेथी सागर, और जब इसकी उत्पत्ति हुई तो यह हमारा हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में बना, जो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा यह पर्वत साबित हुआ। और हिमालय की ऊंचाई आज के डेट में विश्व में सबसे अधिक है, यानी इसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। कई कई जगह इंफॉर्मेशन ऐसा भी मिल जाएगा कि 8,850 मीटर है, लेकिन 8,848 मीटर इसको माना गया है। और यह जो है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी आप देख रहे हैं, यही है आपका माउंट एवरेस्ट। जहां पर मैंने जो है कर्सर को रखा है तो माउंट एवरेस्ट है, और ये नेपाल में स्थित है, जहां इसको सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है। तो चूंकि ये हमारा हिमालय पर्वत ये बनकर टर्शियरी युग में यह कंप्लीट हुआ, और इस तरह से आपने देखा कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हमारे भारतीय जो भूखंड है उसकी उत्पत्ति हुई। अब चूंकि हमारा ये जो भारत है यह कंप्लीट इस तरह से सामने आया जब हिमालय पर्वत की यहाँ पर उत्पत्ति हो गई। ये देखिए, अब चूंकि जब हिमालय पर्वत बन गया तो आपने देखा कि इसमें हिमालय पर्वत में दो सिंटेक्सियल फोल्ड है। एक देखिए जहां मैंने कर्सर रखा, ये एक सिंटेक्सियल फोल्ड है जो कि यहां से आके ये मुड़ा है, और यहाँ पर तीखी मोड़ यहाँ भी है। तो दो जगह ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय में कुल कितने सिंटेक्सियल फोल्ड है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हिमालय में कुल दो जगह सिंटेक्सियल फोल्ड यानी फोल्ड है, जो कि एक जो है कि कश्मीर के पास और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के पास। अब चूंकि ये जो हमारा हिमालय है, तो हिमालय पर्वत एक्चुअली में अचानक यह बन के तैयार नहीं हुआ। अचानक ये हमारा हिमालय पर्वत यह हमारे सामने नहीं आया, बल्कि यह धीरे धीरे शैने शैने स्लोली इसका डेवलपमेंट होता चला गया। और इस तरह से हिमालय में आज कुल 4 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहते हैं, लेजर हिमालय कहते हैं, और शिवालिक या आउटर हिमालय के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। अब ऐसा भी माना जाता है कि ये जो हिमालय है, कुनलुन है, हिंदू कुश है, सुलेमान है, किरथर है, ये जो भी पर्वतें हैं, तो चूंकि अफगानिस्तान में एक पठार है जिसको पामीर का पठार कहा जाता है, पामीर प्लेटो कहा जाता है, और वहीं से इसकी ओरिजिन हुई है। और वह जो पामीर का पठार है उसको पामीर नॉट के नाम से जानते हैं, और वह इतना ऊंचा है, लगभग 6,000 मीटर ऊंचा है, इसलिए उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। तो चूंकि आप देखेंगे कि हिमालय के उत्तर की तरफ आप देखिए कि यह जो है यह तिब्बतियन प्लेटो है, जिसको तिब्बत का पठार कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 5,100 मीटर है, यानी 5100 मीटर इस तिब्बत के पठार की ऊंचाई है। और इस तिब्बत के पठारी भाग पर चीन का नियंत्रण है। जबकि अगर आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो यह हमारा जो है कि ग्रेटर ये सेंट्रल ग्रेट प्लेन है, जो कि इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं, या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो यह जो ग्रीन कलर का जो डॉटेड दिया गया है, यह एक्चुअली में ग्रेट सेंट्रल प्लेन के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के सेडिमेंटेशन से, उसके निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। और जो हमारा तीसरा इसमें है वह है पेंसुला प्लेटो ऑफ इंडिया। ये पेंसुला प्लेटो है, यानी दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, और यह इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, और लगभग उसका आधा, लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया में पेंसुला प्लेटो का एरिया है। और अगर आप देखेंगे तो हमारा यह जो है कि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और यहाँ देखें तो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, और ये इंडियन ओशियन है। अब चूंकि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भारतीय भूखंड है उसके जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल उसके जो डिवीजन है हमारे इंडिया का, या हम लोग फिजियोग्राफिकल डिवीजन कहेंगे या फिजिकल यूनिट ऑफ इंडिया अगर कहेंगे, तो भारत को कुल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। भारत को कुल 4 उच्चवच में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है कि नॉर्दर्न
माउंटेनियस रीजन यानी उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय पर्वत की एग्जिस्ट है, जहां हमारा हिमालय पर्वत की मौजूदगी है। दूसरे नंबर में मध्य का विशाल मैदान, जिसको मैंने यहाँ दिखाया कि ये मध्य का विशाल मैदान है, तो ये मध्य का विशाल मैदान दूसरे नंबर पर, जो कि इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और तीसरा हमारा जो है यह पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया है, यानी दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। और चौथा हमारा जो है तटीय मैदान और द्वीप समूह है। तटीय मैदान का मतलब ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इसमें जो आइलैंड्स की बातें हैं ये आप देखिएगा, जहां पर मेरा कर्सर है यह आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और इधर आपका जो है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो इंडिया है उसको कुल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। अब चूंकि यह जो हिमालय है इन सभी में अगर आप देखें कि सभी में हिमालय पर्वत है, मध्य का विशाल मैदान है, या दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, या कोस्टल प्लेन है, इन चारों में सबसे न्यूली कौन सा है, सबसे नूतन कौन सा है, सबसे नया कौन सा है? अगर आपका प्रश्न ये पूछा जाएगा तो आप आंसर जरूर करेंगे कि इनमें सबसे जो नया है, सबसे जो नूतन है वह ग्रेट सेंट्रल प्लेन ऑफ इंडिया है, यानी मध्य का विशाल मैदान है, जिसको इंडो गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये हमारा मध्य का विशाल मैदान बहुत ही फर्टाइल है। अगर हम यूं कहें कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसके लिए उपजाऊ मिट्टी का होना जरूरी है, और वह उपजाऊ मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है। तो एक्चुअली में यही हमारा ग्रेट सेंट्रल प्लेन ऑफ इंडिया है, मध्य का विशाल मैदान है। अब चूंकि इस मध्य के विशाल मैदान में कई तरह की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जिसमें भाबर भी होता है, बांगर भी होता है, इसमें तराई भी होती है, कई तरह की इस तरह की स्थलाकृतियां मिलती है। तो चूंकि यह जो भाबर होता है तो शिवालिक पर्वत जो है, जिसको हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं, तो आउटर हिमालय के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर उसकी चौड़ाई में बड़े बड़े बोल्डर्स उसमें हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा ला के वहां पर बिछा दिया जाता है। तो बरसात के दिनों में नदियां उसके ऊपर से बहती हैं, और बरसात का जब दिन नहीं होता है तो उस बोल्डर के नीचे से होकर नदियों का जल प्रवाहित होता है। तो उसी बड़े बड़े बोल्डर वाले जो स्थलाकृति है उसको हम लोग भाबर कहते हैं। उसी भाबर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे शहर जो है उस पर बसे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसके नीचे से मैंने कहा कि नदियां बहती है, लेकिन कई बार वो बोल्डर धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक जाता है, तो वहां की जमीन भी नीचे की ओर धंस जाती है, जो कि आप अक्सर देखते हैं कि वहां की भूमि धंसने की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर कई स्थलाकृतियों की मौजूदगी है। जहां तक तराई की बातें हैं तो तराई उसी के समानांतर महीन महीन मिट्टियों का निक्षेप होता है, जो कि चावल वगैरह खेती के लिए बेहतर माना जाता है। और उसमें जो है कि एक तरह के हमेशा जो है कि दलदल की स्थिति रहती है, मच्छर वगैरह ज्यादा उसमें पनपता है, तो वह हमारा तराई का रीजन है। उसी के तराई प्रदेश में नेपाल या सीतामढ़ी या पश्चिमी चंपारण का कुछ भाग उसी तराई रीजन में ही वो बसा हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारा जो सेंट्रल प्लेन है, अब इसके कई उपविभाग हैं हमारे मध्य के विशाल मैदान का, जैसे राजस्थान का मैदान, या हम लोग पंजाब का मैदान कहते हैं। उसके अलावा ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान और असम का मैदान। तो ये जो भी मैदानों के उपविभाग हैं उनके विषय में हमारी चर्चाएं अगली वीडियो में होगी, अगली क्लास में होगी। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस एकरा स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसके विषय में आप जो है दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।